प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो हमको वेद पढ़े पड़ेगा। और वेद लिखा कौन है? तो वेद व्यास। एग्जाम में क्वेश्चन दागना यहीं से शुरू। आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अच्छा बात है, लेकिन जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। अरे तबाही तबाही मचा दो, त्रस दसियो, और उसके बाद उसको मेढ़ दो। क्षत्रिय का भैलू भुजा से। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम सब वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वेद के हैं वो ऋग्वेद की सभी जानकारियां हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हिस्ट्री का ऋग्वेदिक अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास शुरू करते हैं। और हम वैदिक सभ्यता को शुरू करने से पहले ये जो क्लासें हैं वो हाथ से लिखा हुआ नोट्स पे चलेगा। ठीक है, आपको नोट्स में सब कुछ अवेलेबल रहेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर। वहां पे जाइएगा तो आपको चैनल ये मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम सब यहाँ इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ऋग्वेद से संबंधित जितनी भी बहुत सारी बातें जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता उस दृष्टि से, ना कि कहानी की दृष्टि से नहीं कि आए और अलबला के बहुत सारा ऋग्वेद के ही कहानी वो कहानी करके चल गए और उससे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता। वैसी कोई बातें नहीं है। जो एग्जाम से क्वेश्चन से संबंधित है वही चीज सिर्फ इस क्लास में हम सब उसकी कहानियां करेंगे, ना कि व्यू बस बढ़ाने में लंबी लंबी कहानियां का डिंग नहीं हाँकने लग जाएंगे। एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से सिर्फ चलेगा ये क्लासें। तो ये हिस्ट्री का हमारा पहला क्लास है और लगातार अब क्लास इसी प्रकार दिए जाएंगे इस छोटे से परिवार के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए, उत्तर वैदिक या वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता हो या ऋग्वेद हो, इससे पहले वैदिक सभ्यता हो या ऋग्वेद हो, इससे पहले हम ये जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का इतिहास। ठीक है, तो जब भारत के इतिहास का पहले हम जिक्र कर लेते हैं तो अब भारत से पहले हमारे मन में आया कि चलिए भारत के इतिहास से पहले हम ये जान लें कि पूरे जो विश्व है उसमें महाद्वीपों की संख्या कितनी है, कितनी महादेश हैं। तब आएंगे, पहले ऊपर ऊपर से चलना शुरू किए, उसके बाद भारत में एंट्री लेंगे। चलिए, तो टोटल महादेश है जो वो 7 हैं। और 7 महादेश हैं कौन कौन? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्या क्या बोल रही है? 7 महादेश सीरियल क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, दूसरा महादेश अफ्रीका महादेश, तीसरा महादेश उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। अर्थात सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश और सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। एशिया महादेश में बहुत सारे देश हैं, उसी में एक देश हमारा भारत है। और भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास से हम जिक्र करना शुरू करेंगे और उसी की जानकारी काफी डिटेल लेंगे। चलिए देखिए, ये ग्लोब यहाँ देने का मतलब ये है, आपके पीडीएफ में भी ये मौजूद रहेंगे। इसमें हम मात्र 1 मिनट में शो कर लेते हैं कि कौन कौन से महादेश कहाँ है। एशिया महादेश इधर हो गया, ठीक है। अफ्रीका महादेश का भाग ये हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। उत्तरी अमेरिका ये तीसरा हो गया, ये देख लीजिए चौथा हो गए, जो चौथा हो गए दक्षिणी अमेरिका। पांचवा हो गए जो इस तरफ बर्फ से ढका हुआ है, अंटार्कटिक बर्फ ही बर्फ है। छठा हो गए यूरोप, ये भाग में हो गए। और सातवां हो गए ऑस्ट्रेलिया। इसलिए हम इस मैप को यहाँ पे लगा दिए थे, आपके पीडीएफ में भी लगा दिया गया है इसको, ठीक है। चलिए, ये जानकारी हम ले ली है। चलिए, अब यहाँ आते हैं सर, इससे पहले भारत के इतिहास को शुरू करने से पहले, जैसे एशिया महादेश में एक स्थित हमारा भारत देश है, ठीक है। इसके नीचे देखिएगा आप, तो भारत भी दिए हैं, ठीक है, भारत भी दिए हैं। चलिए, तो भारत जब दिए तो भारत की बेसिक जानकारी ज्योग्राफी के हिसाब से तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा भारत है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा भारत है। चलिए देखिए, भारत के बारे में यहाँ हाथों से हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो नोट्स हमारे रहेंगे वो हाथों से रहेगा लिखा हुआ, ठीक है। हाथ से ही अपना एग्जाम की दृष्टि से अपने से बनाया गया नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे,
ठीक है, चलिए, जो कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो भारत के अन्य नाम किस किस नामों से जानते हैं? देखिए, महाकाव्य और पुराण में क्या बोल रहे हैं? महाकाव्य और पुराण में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहीं से दागना शुरू कर दीजिए कि भारतवर्ष को, भारतवर्ष भारत का नाम है, जो भारतवर्ष कहां से जानकारी मिलता है हमको? भारत का नाम भारतवर्ष कहां से जानकारी हमें मिलता है? तो महाकाव्य और पुराणों में से जानकारी मिलता है कि भारत का नाम भारतवर्ष था। और क्यों था, इसका अर्थ क्या होता है? भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है? तो भारत का देश, भारत का देश के कारण ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और इसकी जानकारी हमें पुराण और महाकाव्य से मिलती है। एक पॉइंट्स क्लियर हुए? चलिए आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। इसको इंडिया, भारत का नाम इंडिया भी मिलता है। यह कहां से मिलता है? तो यूनानियों के द्वारा कहा गया इंडिया। भारत को इंडिया कहा गया यूनानियों के द्वारा, भारतवर्ष कहे गए महाकाव्य और पुराण के द्वारा। यही ना अभी आपको बताए हैं। और भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश। चलिए, मध्यकालीन, मध्यकालीन में जो भी मुस्लिम आए वो इसे हिंद या हिंदुस्तान का हो गया। भारत के, भारतवर्ष कौन? महाकाव्य और पुराण में। इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया। हिंद या हिंदुस्तान, तो जो मध्य, जो क्या मध्यकालीन मुसलमान आए वो इसे हिंदुस्तान नाम दिए या हिंद के नाम से जाने। क्या इंडिया का नाम क्लियर? ये प्राचीन से हम सब भारत के बारे में चर्च करने वाले हैं। ये नक्शा इसलिए दिया गया है कि इस पे आप कुछ भी जिक्र कर सकते हैं, जैसे भारत का क्षेत्रफल या भारत की चौहद्दी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके भी काम आएंगे, इसके भी काम हमारे नोट्स में ही आएंगे। ठीक है, चलिए उसको किस लिए हम दिए हैं वो आपको अवश्य बताएंगे। जैसे इसको इसलिए दिया होगा ना, इसको इसलिए दिया होगा कि उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक के बीच फैला हुआ हमारा भारत है, जिसका क्षेत्रफल हम बता चुके हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा भारत है। और इसी के प्राचीन इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए सर, भारतीय इतिहास। देखिए यहाँ भारतीय, अगर भारत के आपको पूरे इतिहास की जानकारी चाहिए, भारत के बारे में एकदम नस नस जानकारी चाहिए, तो इसको आप 3 कालखंडों में हम सब बांट के पढ़ते हैं। 3 कालखंड, पहला को बोला जाता है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अर्थात पूरी भारत की इतिहास अगर हमें जानना है तो उसको 3 कालखंडों में हम बांट देंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का समय हो जाएगा ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व नहीं 500 ईस्वी ही लीजिए। और ये 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत और 1500 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक जोड़ दीजिए तो उसे आधुनिक भारत कहते हैं। यहां हम सब जो हिस्ट्री के क्लास वो प्राचीन भारत की क्लास शुरू कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हिस्ट्री के क्लास में डेट कभी फोकस ज्यादा नहीं कीजिएगा, कहीं ये आपको जो डेट है वो आगे पीछे भी मिलेंगे, ये अपने खुद से हम बनाए हैं कि इतना से इतना साल तक के प्राचीन भारत के इतिहास में जिक्र कर लें और इसको मध्यकालीन इतिहास और उधर आधुनिक इतिहास। तो हम इस क्लास का मुख्य उद्देश्य, अर्थात जब हिस्ट्री पढ़ना हम शुरू करेंगे तो प्राचीन भारत, क्या पढ़ेंगे सर? प्राचीन भारत। तो चलिए आ जाइए, प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो यही ना पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में भी लोग मतलब कलम उलम रखते थे जी, कलम कॉपी था जो लिख करके कहीं इसका जिक्र किया गया है, ऐसा कुछ तो प्रमाण मिलेगा तभी ना जी। तो देखिए प्राचीन भारत के बारे में हमें जो जानकारी है वो 4 जगह से मिलते हैं, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी स्रोत या पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। कहने का मतलब जो प्राचीन भारत का हमारा इतिहास है इसका ये कहां से हमें जानकारियां मिलता है, तो ये 4 जगह से जानकारी मिलता है हमें। या तो कोई धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में भारत के बारे में कुछ लिखा गया, या कोई ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कि बहुत पुराना है, क्योंकि प्राचीन की कहानी तो पुराना ही मिलेगा, या कोई विदेशी भारत घूमने आए थे और अपने पुस्तक में लिख दिए और उनके यहाँ वो जो पुस्तक है उसी में भारत के बारे में जानकारी मिलता है।
ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि विदेशी विवरण में हमें भारत के बारे में क्या मिलेंगी, जानकारियां मिलेगी। और चौथा पॉइंट पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, मतलब जब खुदाई उदाई कुछ हुआ तो वहां से हमें कुछ जानकारियां मिला प्राचीन भारत इतिहास के बारे में। तो 4 जगह, कौन सी, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, या विदेशी जो भ्रमण करने आए जो, या पुरातात्विक साक्ष्य, ये 4 जगह से ही हमें प्राचीन भारत की जानकारियां हमें मिली है। ठीक है, चलिए आ जाइए अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो धर्म ग्रंथ की बात करेंगे। सबसे पहले धर्म ग्रंथ या पुरातात्विक, तो हम सबसे पहले धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। देखिए धर्म ग्रंथ, अगर हमें अपने धर्म से संबंधित कोई भी ग्रंथ मिला है और उस ग्रंथ में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी है तो हमें वो धर्म ग्रंथ भी पढ़ना पड़ेगा, तभी न जाकर के प्राचीन भारत के इतिहास की हमें क्या मिलेगी, जानकारियां मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम धर्म ग्रंथ भी पढ़ते हैं और सबसे प्राचीन है जो वेद है। प्राचीन धर्म ग्रंथ में शामिल करेंगे किसको, वेद को। और वेद लिखा किसके द्वारा गया है, तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। ये सब नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कैम्ब्रिज क्लास बाय श्याम सर में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां हम क्या बोल रहे हैं, वेद, तो वेद लिखा किसके द्वारा गया है, वेद व्यास के द्वारा वेद लिखी गई है। और वेद एक धर्म ग्रंथ हुए और उसी वेद में हमें प्राचीन भारत की इतिहास की जानकारियां मिलेगी। और तभी तो हमने बोला ना कि इस क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, और जैसी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो हमको वेद पढ़े पड़ेगा। और वेद लिखा कौन है, तो वेद व्यास। एग्जाम में क्वेश्चन दागना यहीं से शुरू कि वेद किसके द्वारा लिखी गई है, तो वेद व्यास के द्वारा वेद लिखा गया है। ठीक है, चलिए वेद के बारे में अगर जानकारियां हम लें तो वेद, चारों वेद को संहिता कहा जाता है। अब ये चारों वेद क्या है, तो वेद के 4 भाग होते हैं जी, वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेद को हम किस नाम से जानते हैं, संहिता कहा जाता है। चारों वेद को क्या कहा जाता, संहिता कहा जाता है। एक पॉइंट भी नहीं आपको भूलना है। ये हमारा इतिहास का पहला क्लास है, हम टारगेट ये रखेंगे ना कि ताबड़का एकदम मचा दें, तबाही मचा दें, ताबड़तोड़ एकदम आपको याद करवाने का प्रयास करें। ठीक है, बस आपका सपोर्ट ये चाहिए कि क्लास में लगातार आप जुड़े रहिए, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आप फील्ड में कूद गए हैं तो दंगल तो होगा ही होगा। ठीक है, चलिए तो वेद कितना हो गया, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद को संहिता कहा जाता। वेद की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेद हमारा एक धर्म ग्रंथ है और इसी धर्म ग्रंथ से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारियां मिलेगा, और वही जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस परिवार से जुड़े हैं आप और यहां क्लासें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज। चलिए बहुत अच्छा, ये स्पेशल आपके लिए हम लगाए, स्पेशल आपके लिए। देखिए कुछ लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं, वैदिक सभ्यता क्या है, हम अभी आपको वेद पर ले जाके रोक दिए। वेद उधर 4 होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वहां पे आप स्टॉप रखिए। यहां से कहानी का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं। कुछ लोग वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये वैदिक सभ्यता है क्या सर, वैदिक सभ्यता क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ वो आर्य अथवा वैदिक या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम अभी जिक्र नहीं करना चाहते क्योंकि वह पुरातात्विक साक्ष्य से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिला। हम धार्मिक ग्रंथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। और ये यही चीज कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य वैदिक सभ्यता कहते हैं, ये कह रहा। और वैदिक सभ्यता की जानकारी मुख्यतः हमें वेदों से प्राप्त होती है। हम आपको वेद पर ले जाना चाहते हैं। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होगी, वेद से। और वेद की रचना किसने किया, जल्दी से आप बता दीजिए। तो वेद की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए वैदिक काल, और वैदिक काल को वहां से हम सब 2 भाग में बांट देंगे, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कौन सी, ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
अर्थात हम ई पेज इसलिए लगाएं कि अगर उत्तर वैदिक से भी शुरुआत करते हैं तो ऋग वैदिक काल में हमें ऋग्वेद पढ़ना होगा पहले, और ऋग्वेद पहले पढ़ेंगे तभी जाकर के भारत की सभी जानकारियां हमें मिलेगी। कहां? ऋग्वेद में। तो अब हम पिछल के पेज पे चलते हैं, पढ़ेंगे पहले कौन सी? वेद। वेद के 4 पार्ट, और उसमें सबसे पहला ऋग्वेद। और इस क्लास में पूरा डीपली खींचे जाएगा किसका? ऋग्वेद का, और एक एक लाइन याद करवाया जाएगा आपको, ठीक है ना? जुड़े रहिए, आगे बढ़े। चलिए, आपका अगर परमिशन हो तो आगे बढ़ने का आज्ञा दीजिए हमें। चलिए, ये आ जाते हैं यहां से ऋग्वेद। कौन वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद का तबाही मचाने वाले हैं। आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये अच्छा बात है, लेकिन जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद जो पढ़ते थे उस ऋषि मुनि को क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं उसको? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में हमें क्या जानकारियां मिलती है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि मुनि को होत्री कहा जाता है। देखिए, ऋग्वेद में कुछ जिक्र है, जैसे ऋग्वेद में मंडल की संख्या कै गो है? प्रश्न डायरेक्ट दागेगा, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कै गो है? 10 गो। धड़क समारिए, ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 गो, सूक्त की संख्या 10 लिख के पीछे 28 लगा दीजिए, ये गो याद रहेगा ना, काम हो जाएगा। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या लगा दिए 28, तो 1028। ऋचाएं की संख्या 10,462। ऋचाएं की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद के 5 पॉइंट। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री। ऋग्वेद जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडल 10 को, सूक्ति 1028, ऋचाएं 10,462 ऋग्वेद में है जानकारी। अब पहले तोड़ेंगे हम मंडल। अब किसको तोड़ेंगे? मंडल, कमंडल, चुट्टा कमंडल। तो प्रमुख मंडल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडल 10 है। ऋग्वेद में मंडल कै गो है? 10 गो है, जिसमें से दूसरा और 7वां प्राचीन अंश है। मतलब ऋग्वेद के 10 मंडल में 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो प्राचीन अंश है, और इसके प्रथम और 10वां मंडल जो है वो अंतिम में जोड़ा गया। 10 मंडल में 2 से 7 प्राचीन मंडल, और दूसरा और 10वां मंडल उसमें अंतिम में जोड़ा गया। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है? 10 मंडल में 2 से 7 प्राचीन, और जो प्रथम और 10वां मंडल वो बाद में उसको जोड़ा गया, अंत में जोड़ा गया। किसमें? ऋग्वेद में। चलिए, यहाँ मंडल संबंधित प्रमुख कुछ तथ्य हैं। अभी तो मंडल को तबाही मचाएंगे जी, चुट्टा कमंडल उठवा देंगे। चलिए, मंडल संबंधित क्या कहा जा रहा है? चौथे मंडल में 3 गो मंत्र का जिक्र है। चौथे मंडल में 3 गो मंत्र का जिक्र है, और तीनों जो 3 राजाओं ने किया है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में 3 गो क्या मंत्र है, और जिसकी रचना 3 गो राजा की है। कौन कौन? तो ये री है, कौन है? तो त्रसदस्यु और आजमेढ़ और पुरमेढ़। अरे भाई, अरे तबाही तबाही मचा दो। त्रसदस्यु, और उसके बाद उसको मेढ़ दो। त्रसदस्यु पहला हो गए, और अभी मेढ़ना है आजमेढ़, अजमेढ़ और पुरमेढ़। अजमेढ़, अभिमेढ़ और पूरा के पूरा मेढ़, तब उसको जाके तबाही मचा दे। तो त से त्रसदस्यु, और अभिमेढ़, अजमेढ़, पूरा के पूरा मेढ़, तो पुरमेढ़। ये 3 राजाओं का मंत्र मिलता है ऋग्वेद के चौथे मंडल में। त्रस्त और अभिमेढ़, मतलब अजमेढ़ और पुरमेढ़। अजमेढ़, पुरमेढ़, त्रसदस्यु, 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 त्रसदस्यु। चौथा मंडल में एक बात हम बताएं, आप हमेशा ध्यान रखिए, क्या क्या? अजमेढ़, पुरमेढ़, त्रसदस्यु। त्रसदस्यु, अजमेढ़, पुरमेढ़, त्रसदस्यु, अजमेढ़, पुरमेढ़। ये 3 राजा थे, और तीनों ने मंत्र का जिक्र किया। चलिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चलते हैं।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में चलते हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसे अंत में जोड़ा गया है। ये बात हम आपको उसी समय बताएं, 2 से 7 तक प्राचीन मंडल और पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। तो 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया। देखिए 10वें मंडल में 4 गो वर्ण अर्थात 4 गो जाति का वर्णन किया गया है कि उस समय प्राचीन भारत में 4 जातियां हुआ करता था। आज की तरह 40 जाति नहीं, मात्र 4 जाति। और ये बात जिक्र कहां है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कि 4 गो जातियां हुआ करता था। और चारों जाति कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मुख से जो बोल देता था, तो ब्राह्मण का वैल्यू था मुख से बोलना। क्षत्रिय का वैल्यू भुजा से, ठीक है ना, और वैश्य का वैल्यू जांग से, और शूद्र का वैल्यू चरण से। ये है, ठीक है। और ये सभी चीज का जिक्र कहां मिला? तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, ठीक है। ये कंप्लीट 10वें मंडल में कै गो जाति का वर्णन है? 4 जाति। कौन कौन? कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मुख प्रधान, क्षत्रिय का भुज प्रधान, वैश्य का जंगा प्रधान और शूद्र का चरण प्रधान। ये चीज का जिक्र था ऋग्वेद के 10वें मंडल में। चलिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पवित्र नदी का जिक्र किया गया है, सरस्वती, और जिसका पुराना नाम नदित्मा। सरस्वती का पुराना नाम नदित्मा। सरस्वती नदी का पुराना नाम सर नदित्मा। नय माँ, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ, नय माँ, नय माँ, नदित माँ। अरे भाई सरस्वती माँ से याद रख सकते हैं ना, नदित माँ। कौन माँ? नदित माँ। कौन नदी का जिक्र है? सरस्वती नदी का जिक्र है। कैवे मंडल में? 10वें मंडल में। क्या जिक्र है? कि उस समय का सरस्वती सबसे पवित्र नदी था। ये बातें जिक्र है, ठीक है। तो चलिए, ये भी पॉइंट्स क्लियर, समाज भी क्लियर, ये भी क्लियर। कैमा मंडल पढ़ रहे हैं? 10वां मंडल पढ़ रहे हैं। याद रखिए 10वें मंडल में ही यमुना नदी का जिक्र कई बार मिला है। यमुना, 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 कई अक्षर से लिखा है यमुना, 3 अक्षर, इसलिए 3 बार जिक्र है। तो 10वें मंडल में यमुना कई बार जिक्र है? 3 बार। गंगा, गंगा 1 बार, मात्र 1 बार जिक्र है गंगा का जिक्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कई बार जिक्र है? 1 बार। यमुना का 3 बार। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का पुराना नाम नदित माँ। नदित माँ, सरस्वती नदी का पुराना नाम नदित माँ। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए यहां हम 10 मंडल का सुफड़ा साफ करने वाले हैं। आप लगातार जुड़े रहिए। तो ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल, और ये 10 मंडल में दूसरा से लेके 7वां मंडल प्राचीन मंडल है, और पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया। चलिए आ जाइए, इसमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए इसके रचयिता कौन थे? रचयिता पढ़ लेते हैं, रचयिता पढ़ लेते हैं। 1-2 बार रचयिता पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आ ही जाएगा। चलिए, दूसरे मंडल है जिसकी रचयिता कौन है? गृत्समत, भार्गव। हम भागेंगे खाली, भार्गव याद करेंगे। अब भागेंगे तो दोनों पैर से टपाटप टपाटप, भार्गव। द्वितीय मंडल के रचयिता भार्गव। भागे में स्पीडी से एकदम भागना, रुकना का है जी। जब भागिए रहे तो भागेंगे तेजी से ना। तो जब दोनों पैर से ना भागेंगे कि एक पैर से भटक भटक के भागेंगे, और दोनों पैर से भागेंगे, तो भार्गव दूसरे मंडल के रचयिता। दूसरे मंडल के रचयिता भार्गव, इसको ध्यान रखिए। चलिए तीसरे मंडल के रचयिता, ये तो पहले से ही हम जानते हैं जी, विश्वामित्र। विश्वामित्र जिकरा गायत्री मंत्र का उल्लेख कैमे मंडल में? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, और 3 मंडल के रचयिता विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता के लिए समर्पित है, गायत्री मंत्र। तो यहां से 3 क्वेश्चन। ऋग्वेद के 3 मंडल की रचना किसने किया? हमरा मित्र, नहीं तुम्हारा मित्र, विश्वामित्र। और उसने गायत्री मंत्र लिखा गया है, और गायत्री मंत्र किसके लिए? तो सूर्य के लिए समर्पित है गायत्री मंत्र। क्या 3 मंडल? अरे दूसरा भार्गव भागे न जी। और 3 मंडल में दोस्त मित्र मिला ना, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र ने कहा भाग कह रहा है, तुम मंत्र के जाप करो ना जी। कौन मंत्र? तो बोला गायत्री मंत्र के जाप कीजिए। क्या लगी? सूर्य के लिए समर्पित है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के 3 मंडल का स्वाहा। बोलिए। चलिए
आगे बढ़े, चौथे मंडल, ऋग्वेद के चौथे मंडल, वामदेव, भाई देव, कौन देव? वामदेव, चौथे मंडल वामदेव, चौथे मंडल वामदेव है। जो कृषि संबंधित प्रक्रिया का जिक्र है तो चौथे मंडल में कृषि प्रक्रिया का जिक्र है, वामदेव है। चलिए पांचवें मंडल अत्रि, पांचवें मंडल अत्रि, चौथे में वामदेव, पांचवा अत्रि। चौथे के रचयिता कौन है? तो वामदेव, पांचवा का अत्रि। पहला तो बाद में जोड़ा गया, दूसरा भार्गव, तीसरा वसुमित्र, चौथा कौन देव? वामदेव, पांचवा अत्रि, पांचवा अत्रि, छठा भरद्वाज। छठा मंडल की रचना किसने किया? भरद्वाज। देखते हैं एकदम छोगो बॉडीगार्ड सिपाही एकदम दुआरी पर खड़ा है, भरद्वाज छोगो खड़ा है एकदम हट्टा कट्टा, भरद्वाज। छठे मंडल की रचयिता कौन है? भरद्वाज। पांचवें मंडल के कौन है? तो पांचवें मंडल अत्रि, पांचवें मंडल यत्रि। चौथा कौन देव? वामदेव। तीसरा कौन मित्र? वसुमित्र। तीसरा वसुमित्र, दूसरा दो पैर से टपाटप भार्गव। ठीक है, छह वो कंप्लीट। चलिए 6 मंडल कंप्लीट। चलिए 7वें मंडल में चलते हैं। 7वें मंडल वीर वशिष्ठ, वशिष्ठ 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ। चलिए 8वें मंडल कण्व ऋषि, कण्व ऋषि। अरे 8 देखे, 8 नहीं ठाठ होकर रहिए तबे नहीं कनिएगा, नहीं तो जहां लच्चड़ पच्चड़ अगर रहे ना तो पूरा कनिएगा। तो 8वां मंडल 8 ठाठ होकर रहेंगे, नहीं कनेंगे, कण्व। 8वें मंडल कौन है? कण्व है, कण्व ऋषि। 8वें मंडल कण्व ऋषि। 9वें मंडल, 9वें मंडल नहीं 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 हवा बह रहा लो, पवमान, पवमान। 10वें मंडल, 9वें मंडल। पहले हम देखिए मंडल के सभी के रचयिता का नाम याद करवा देते, अरे हो जाएगा, चुटकी चुटकी बजाइए जी, चुटकी में याद हो जाएगा। 9वें मंडल, 9वें मंडल पवमान। और 10वें मंडल, 10वें मंडल महासुक्ति या उसको क्षुद्र सुक्ति बोला जाता है। अरे भाई 10वें मंडल वाला हम याद करवाते हैं आप। 10वें मंडल में समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसी पर है ये कौन सी? शूद्र सूक्ति। वो शूद्र है यहाँ, क्षुद्र सूक्ति। तो क्षुद्र सूक्ति 10वें मंडल, 10वें मंडल क्षुद्र सूक्ति। 9वें में पवमान। मान लो भाई, मान लो कि तुमको नौकरी लगबे करेगा तबे ना पढ़ाई कर पाएगे अच्छे से। नहीं, नो नो नो, तो जब मान लोगे नहीं पढ़ा, नहीं 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 नहीं, मन में पहले बैठा लिया नौकरी नहीं लगेगा तो तुम पढ़ पाओगे नहीं। इसलिए 9वें मंडल का पवमान मानना पड़ेगा। तो 9वें मंडल पवमान। और 8वें मंडल 8 ठाठ कवन। और 7वें मंडल वशिष्ठ, 7वें मंडल वशिष्ठ। छठे में छोगो दुआरी पर खड़ा था, भरद्वाज। हम फिर से आपको एक बार इसका रचयिता फिर इसकी विशेषताएं हमका वर्णन कर रहे हैं। तो जो पहला मंडल वो 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। दूसरा मंडल भागो टपाटप, तो भागे से भागवर हो गया। और तीसरे मंडल का विश्वामित्र हो गया। और चौथे मंडल कौन देव? तो वामदेव। और 5वें अत्रि। और छठा में दुआरी पर खड़ा था भरद्वाज। और 7वें मंडल वशिष्ठ। और 8वें मंडल, जल्दी से, 8वें मंडल कण्व। और 9वें मंडल मत मान लो पवमान। और 10वें मंडल शूद्र नहीं, क्षुद्र सूक्ति। चलिए इसकी विशेषताएं जो है, 8वें मंडल में हस्तलिखित में जो खिल शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या कहा जा रहा? फिर से यहां देख लीजिए, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया। हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उसको खिल कहा गया है। कैमा मंडल में? तो 8वें मंडल में। और 8वें मंडल की रचयिता कण्व, 8वें मंडल कण्व। और 10वें मंडल में चतुर्थ वर्णीय समाज का जिक्र है, 4 गो समाज है। ठीक है, तो यही हो गए। और तीसरे मंडल में क्या हो गए? सूर्य के लिए समर्पित है, गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहां आ जाइए, ऋग के लिए ऋग्वेद में समर्पित शब्द है, ऋग्वेद में समर्पित शब्द है मतलब कौन से? जैसे हम अभी बताएं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा जाता है। उसमें गंगा नदी का उल्लेख 1 बार है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। इसी प्रकार पूरे ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख कितना बार किया गया है, जो एग्जाम में पूछता है, आप अवश्य याद कीजिए। ये पूछता है, आप सब क्वेश्चन देखे होंगे और याद करवाने की गारंटी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, तहलका मचा देंगे, तहलका मचा देंगे। चलिए आ जाइए, देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है, प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार प्रयोग में उल्लेखित शब्द क्या है? तो पिता।
पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पिता प्रधान भी, ऐसे भी सत्रात्मक समाज ऋग्वेद में भी चल रहा होगा, जैसे आज चल रहा वैसे ऋग्वेद में भी। तो 335 बार है जो पिता शब्द का उल्लेख है। जन मीन्स होता है लोग, तो जन में 275, और इंद्र भगवान का 250, और माता का शब्द 234। यही समझ लीजिए, यही समझिए। देखिए हम आपको याद कैसे करवाते हैं, पिता तो 335 और माता तो 234। देखिए ना, 34 35, लेकिन 100 कम में लेना है तो माता तो कौन 34, 234, पिता तो कौन 35, 335। ये बात कंप्लीट हो गया। दो चीज पहले याद हुआ, ऋग्वेद में माता का जिक्र कै बार, तो 234 बार। अब पिता तो 34 ही न था, माता तो पिता 35, लेकिन कौन 35, तो 335। तो पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार और माता शब्द का 234 बार। ठीक है, दो कंप्लीट। उसी में इंद्र भगवान 250 बार है, और इंद्र से ऊपर जन हो गया, तो जन का हो गया 275। यहां से कंप्लीट, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे माता 234, इंद्र 250, जन 275 और पिता 335। कंप्लीट, चार जिक्र कंप्लीट हो गया, 4 का उल्लेख कंप्लीट हो गया। एक बार लास्ट फिर से रिपीट करते हैं, माता 234, इंद्र 250, जन 275, पिता 335। चलिए और आगे चलते हैं। अश्व है जो 215 है, पूरा पूरी आग लगा दो, पूरा पूरी आग लगा दो, और उसके बाद घोड़ा दौड़ा दो। पूरा पूरी में आग लगा दो, बाद में घोड़ा दौड़ा दो। 200 बार अश्व का, 200 घोड़ा दौड़ा, कितना 15 में ना है जी, 215 घोड़ा दौड़ा दो, 215। यहाँ 6 कंप्लीट, कौन सी पूरा पूरी आग लगा दो, अग्नि 200 बार, अश्व 215 बार, माता 234, माता के बाद इंद्र 250, इंद्र के बाद जन 275, और उसके बाद पिता 335। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए, गौ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, 176 भी नहीं लिख सकते हैं। जब 20 पी लो 170, 20 पी लो 170, गौ 176, 20 170, गौ 176। ठीक है, सोम देवता 12 के स्क्वायर 144, विद्रथ 122, विद्रथ 122, विष्णु पूरा पूरी 100, विष्णु पूरा पूरी 100। मुझे लगता है नीचे ही से याद के लिए चलना चाहिए हम। चलिए नीचे ही से चलते हैं। वन का जिक्र 23 बार, वन का जिक्र 23 बार। वरुण देवता 30, कृषि 33, वज्र 45, गण 46। इतना पहले पढ़ लीजिए। वन का 23, वन के बाद वरुण, व से वरुण, तो वन 23 वरुण 23, वन 23 वरुण 30, और कृषि 33, कृषि के बाद वज्र 45 और गण 46। देखिए इन्हें डिजिट कौन कौन याद रखना, 23 30 33 45 46, 23 30 33 45 46। 23 में वन, 30 में वरुण, 33 में कृषि, और कृषि के बाद ऊपर वज्र, और उसके बाद गण 46, ठोकेंगे ठाई 46। उसके बाद आ जाइए विष्णु पूरा पूरी 100, विष्णु का जिक्र 100 बार, विद्रथ 122, सोम देवता 1244, 144, सोम भगवान की जय हो। सोम देवता 12 का स्क्वायर 144, सोम हो गया। 20 पियो 176, और पिए फिर गौ ओकर बाद इन्हें हम याद करवा चुके। देखिए अब थोड़ा रिलैक्स से याद कर, दम रखिए। देखिए हम इन्हें वन 23, वरुण 30, कृषि 33, वज्र 45, गण 46, विष्णु पूरा पूरी 100, विद्रथ 122, सोम देवता 12 के स्क्वायर, 20 पे लिए पूरा पूरी 170, गौ 146, अग्नि पूरा पूरी 200, अश्व 215, माता 234, इंद्र पूरी पूरी 250, जन 275 और पिता 335। इस हिसाब से आप आंख बंद कीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। चलिए इधर से कंप्लीट हो चुका, इस तरफ आ जाते हैं। देखिए पृथ्वी कै गो है, याद कर लेते हैं। देखिए ना, पृथ्वी कै गो, एगो, इसलिए पृथ्वी एक बार। राजा कै गो बनता, एक बार। गंगा नदी कै गो है, एगो। शूद्र कै गो, एगो। वैश्य कै गो, एगो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। वैश्य शूद्र, गंगा राजा पृथ्वी।
वैश्य शूद्र गंगा राजा पृथ्वी। 5 को याद कीजिए, 1 2 3 4 5। वैश्य शूद्र गंगा राजा पृथ्वी, वैश्य शूद्र गंगा राजा पृथ्वी, सब एक बार जिक्र है। वैश्य का जिक्र एक बार, शूद्र का जिक्र एक बार, गंगा का जिक्र एक बार, राजा का जिक्र एक बार, पृथ्वी का जिक्र एक बार, ये उल्लेखित। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते 3 बार। यमुना का जिक्र हम पहले ही बता दिए, यमुना 3 बार, तो यमुना के साथ में रुद्र ले लीजिए, रुद्र का जिक्र भी 3 बार, रुद्र का जिक्र भी 3 बार। सभा 8 बार और समिति 9 बार। सभा 8 समिति 9, सभा 8 समिति 9। उसके बाद 9 एक और है क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होते हैं 9 बार जिक्र है, क्षत्रिय, क्षत्रिय 9 बार। शूद्र और वैश्य का जिक्र एक ही बार है, लेकिन क्षत्रिय का जिक्र 9 बार, ठीक है। और राष्ट्र का जिक्र है 10 बार, राष्ट्र का जिक्र 10 बार, राष्ट्र का जिक्र 10 बार। बृहस्पति 11 बार, ग्राम है 13 बार, और ब्राह्मण 15 बार। देखिए वैश्य शूद्र एक बार है, क्षत्रिय 9 बार है, ब्राह्मण 15 बार है। इधर समाज की तरफ से याद कर लीजिए, सेना 20 गो है, सेना 20 गो, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर सेना, तो ब्राह्मण 15 और उसके बाद सेना। ग्राम, ग्राम 13, ग्राम 13, बृहस्पति 11, राष्ट्र 10, पूरा पूरी 10। फिर से नीचे से हम जिक्र के लिए चल जाते हैं, एक गो से एकदम एक गो, ठीक है। लेकिन इसको बड़ा कर दे, आपको भी लगेगा कि क्या है। चलिए पृथ्वी कै गो है, एक गो, इसलिए एक हो गया। राजा एक हो गया, गंगा एक हो गया, शूद्र एक हो गया, वैश्य एक हो गया, रुद्र एक हो गया, यमुना 3 हो गया, नहीं रुद्र और यमुना 3 हो गए। यहाँ वैश्य तक ही रुक जाना, ठीक है। फिर से देखिए, पृथ्वी एक बार, राजा एक बार, गंगा एक बार, शूद्र शूद्र एक बार, वैश्य एक बार, रुद्र 3 बार, यमुना 3 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, क्षत्रिय 9 बार, राष्ट्र 10, बृहस्पति 11, ग्राम 13, ब्राह्मण ब्राह्मण 15, सेना 20। मतलब कोई संदेह है? हमें तो याद हो गया, हमें तो याद हो गया। आपके लिए हम फिर से एक बार चल देते हैं, ये मत सोचिए कि हमारा इसमें कुछ फायदा है, आपके लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जी। पृथ्वी कै गो है, एक गो है, इसलिए पृथ्वी का जिक्र एक बार। राजा कै गो होता, एक गो होता है, इसलिए एक बार। गंगा कै गो है, एक बार, इसलिए गंगा का जिक्र एक बार। शूद्र का जिक्र एक बार, वैश्य का जिक्र एक बार, रुद्र का जिक्र 3 बार, यमुना का जिक्र 3 बार, सभा 8, समिति 9, क्षत्रिय भी 9, राष्ट्र पूरा पूरी 10, बृहस्पति 11, ग्राम 13, ब्राह्मण 15, सेना 20 बार शब्दों का जिक्र किया गया। चलिए इसी प्रकार इस तरफ आ जाइए, इस तरफ भी पॉसिबल है तो हम आपको यादें करवा के छोड़ेंगे। एक बार और जूम हो जाएगा, एक बार और जूम हो जाएगा, बहुत अच्छा। आ जाइए, वर्ण कै बार, वन 23 बार, वरुण 30 बार, कृषि कितने बार, 33 बार। देख लीजिए, फिर से इसी पे फोकस, पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए। वर्ण कै बार है, 23 बार, वरुण 23, 30, कृषि 33, वज्र हो गया 45, गण हो गया 46, विष्णु 100, विद्रथ 122, सोम देवता 144, विष 170, गौ 176, अग्नि पूरा पूरी, अश्व 15 बढ़ा दिए, माता 234, इंद्र 250, जन 275, पिता 335, पिता 335। आ जाइए एकदम कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ण वर्ण वर्ण, इसको जूम कर लिए। चलिए, वर्ण का जिक्र 23 बार, वरुण 30 बार, कृषि 33 बार, वज्र कितना 45, गण 46, विष्णु 100, विद्रथ 122, सोम देवता 12 के स्क्वायर 144, और विष पी रहे हैं कितना में, 170 में, और गौ है 176, अग्नि पूरा पूरी 200, अश्व 215, माता 234, इंद्र 250, जन 275, और पिता 335। मच गया था हल्का। इस प्रकार सभी शब्द के इतने बार ऋग्वेद में उल्लेख है। तो अभी ऋग्वेद का हम सब इतना ही रोकेंगे, क्लास क्योंकि काफी लंबा चला जाएगा। अगर इसी प्रकार प्यार और आशीर्वाद आपका रहा तो वीडियो तो बनते ही रहेगा भाई साहब, पढ़ाई का तवड़का तो मचते ही रहेगा, तहलका तो मचते ही रहेगा। तो चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को हमारा दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार डेली एक क्लास हिस्ट्री का दिया जाएगा, आप सब लोग लगातार इस परिवार में जुड़े रहे। तो चलिए, हमें आज्ञा दीजिए अब इस क्लास को द एंड करने का।